जियाओ उसके करीब जाता है और उससे पूछता है क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है, जिस पे रुआन सर हिलाते हुए कहती है नहीं, मैं वापस आ चुकी हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि रुआन बाथरूम में नहा रही होती है। वो सोच रही थी क्या मुझसे बदबू आ रही है, सबसे पहले उसने मुझे शावर लेने के लिए क्यों कहा। फिर वो आगे सोचने लगती है जैसा कि मैंने सोचा था वो उतना इंथुजियास्टिक नजर नहीं आ रहा है, उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा, क्या उसे सब कुछ पता चल गया है। कुछ देर के बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है वो देखती है कि जियाओ ने उसके विंडो पे एंटी थिप स्क्रीन लगाया है। वो समझ नहीं पा रही थी वो ये क्यों कर रहा है। फिर जियाओ उसे खाना खाने के लिए ले चलता है। रुआन कहती है इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो खाना खा ही रही होती है कि तभी जियाओ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मुझे तुम्हारा फोन दो। ये सुन के रुआन बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है। जियाओ कहता है अब जल्दी से दो। रुआन के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोचने लगती है क्या उसे सब कुछ पता चल गया। फिर वो कांपते हुए अपना फोन उसे दे देती है। फोन लेके जियाओ वहाँ से जाने लगता है। रुआन बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो सोचने लगती है मुझे अभी क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही ज्यादा केयरलेस थी, ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। वो घबराते हुए नाइफ और एप्पल उठा लेती है। अगर कुछ भी ऐसा वैसा होगा तो फिर वो इस नाइफ का इस्तेमाल करेगी। कुछ देर के बाद जिया वहाँ पे आके बैठ जाता है। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है अब सब कुछ सेफ है। ये सुन के रुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जियाओ कहता है मैंने डोर का लॉक चेंज कर दिया है और मैंने तुम्हारे विंडो पे एंटी थिप स्क्रीन भी लगा दी है। मैंने पूरे घर को चेक कर लिया, कहीं पे भी कैमरा नहीं है। वायरस और प्रोग्राम्स को डिलीट करने के लिए मैंने हम दोनों का फोन को फॉर्मेट कर दिया है। फिर वो आगे पूछता है तुम्हारा पासवर्ड क्या है। रुआन उसे एक पासवर्ड बता देती है। फिर जिया उसे एक फोन देते हुए कहता है अब से तुम इसको इस्तेमाल करोगी, अगर कोई भी इमरजेंसी होगी तो फिर तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तभी वो रुआन के हाथ में नाइफ और एप्पल देखता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें एप्पल पील करना आता है। रुआन कहती है नहीं, जिसपे जियाओ कहता है तो फिर मुझे ये करने दो। फिर वो आगे कहता है अभी के लिए तुम पहले खाना खा लो, फिर हम उस पर्सन के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। खाना खाने के दौरान रुआन सोचने लगती है ओह उसने सिर्फ फॉर्मेट के लिए फोन लिया हुआ था। वैसे भी सोंगना टाइनी डेविल के बारे में बता ही रही थी पर उसने ही सुनने से मना कर दिया था। फिर वो आगे सोचने लगती है क्या वो घर पे सर्विलियंस कैमरा को इंस्टॉल करने वाला है। उसने पहले जो कैमरा को रिटर्न कर दिया था क्या वो उसे वापस खरीदने वाला है। ये जानने के लिए वो जियाओ से कहती है हमें घर में सर्विलियंस कैमरा लगाना चाहिए था ना, इससे सब कुछ सेफ रहता। अगर वो पर्सन दोबारा यहाँ पे आएगा तो हम लोग उसका चेहरा देख सकेंगे। जियाओ कहता है हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस पर्सन को हैक करना आता है, अगर उसने हमारे डिवाइस को हैक कर लिया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। रिसेंटली बहुत सारे सर्विलियंस कैमरा फुटेज लीक हो रही है, अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो दिक्कत हो सकती है। जिसपे रुआन कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तो फिर इससे पहले तुमने कैमरा क्यों खरीदे थे। ये सुन के जियाओ एप्पल पील करते हुए रुक जाता है और रुआन भी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जियाओ कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने सर्विलियंस कैमरा खरीदे थे। रुआन कहती है वो टाइनी डेविल ने मुझे बताया था। ये सुन के जियाओ उसे दोबारा पूछता है तुम्हें ये भी पता है कि उसका नाम टाइनी डेविल है, क्या तुम दोनों एक दूसरे से फेमिलियर हो। ये सुन के रुआन की बोलती बंद हो जाती है। रुआन आगे कहता है उसने तुम्हारा अपहरण किया और तुम्हें हर्ट भी किया, पर तुम उसका नाम इतनी कैजुअली कैसे मेंशन कर सकती हो। रुआन कहती है क्योंकि उसने मुझे ये सब कुछ बताया था। अभी वो घबराते हुए सोचने लगती है मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, मैं जितना ज्यादा बोलूंगी मेरे लिए उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। फिर वो आगे कहती है तुमने कहा ना हम दोनों इसके बारे में खाना खाने के बाद बातचीत करेंगे, अभी मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। जियाओ कहता है ठीक है। फिर रुआन खाना खाने लगती है। अभी वो सोच रही होती है वो कितना डेंजरियस था, मुझे यहाँ पे वापस आना ही नहीं चाहिए था, अब मैं यहाँ से बच के निकल भी नहीं सकती, मुझे उसके साथ संभल के बातचीत करनी होगी। फिर वो आगे सोचने लगती है उसने मेरा फोन और कंप्यूटर ले लिया है, अब मैं बाकी के गेम्स उसके साथ कैसे खेलूंगी जब तक कि मेरा फोन उसके पास है। अगर टाइनी डेविल ने उसे मैसेज नहीं किया तो उसे मुझ पे शक होने लगेगा। अभी मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे जान से मार डालेगा। जब रुआन खाना खा के खत्म कर लेती है वो कहती है मैं पुलिस को कॉल करना चाहती हूँ, मुझे गेम के बारे में पता है। जियाओ पूछता है तुम्हें क्या पता है। रुआन कहती है टाइनी डेविल ने कहा कि वो मुझे जानता है और उसने तुम्हें एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कहा था ताकि वो मुझे एक्सपोज ना कर सके। तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ऊया को मौत की सजा नहीं मिलेगी, लेकिन ये हमारे लिए हर समय तनाव में रहने से बेहतर है। ये कहना मुश्किल है कि वो और क्या कर पाएगा, इसीलिए हमें जल्दी से पुलिस को कॉल करके बुला लेना चाहिए। जियाओ से पूछता है इसके अलावा क्या उसने तुम्हें और कुछ भी नहीं कहा है। रुआन कहती है उसने मुझे तुम्हें सेकंड गेम के बारे में
हमें बताने के लिए कहा है। उसने कहा कि वो हमारे विशेस को फुलफिल करेगा और वो तुम्हें एविडेंस ढूंढने में मदद करेगा ताकि ऊया को डेथ सेंटेंस मिले। तुम उसे 7 दिन के अंदर रिप्लाई भेज देना। फिर वो आगे कहती है हम लोग पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं। क्या होगा अगर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो? हमें उसका 3rd गेम के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। अगर हम ये गेम हार जाते हैं तो वो हमें रिवील कर देगा। ऊया को सजा भी नहीं मिलेगी और सोसाइटी के सामने हमें मार दिया जाएगा। तुम्हारा जॉब भी खतरे में पड़ जाएगा। क्या हमें इसके बाद जेल भेज दिया जाएगा? फिर वो फोन निकालते हुए कहती है हमें जल्दी से पुलिस को कॉल कर देना चाहिए, पर जियाओ उसे कहता है हमें इतनी जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम 2nd राउंड जीत जाते हैं तो मैं पूरे गेम को जीत लूंगा, जिसका मतलब होगा कि मैं पूरी तरह से जीत चुका हूँ और ऊया को डेथ सेंटेंस भी मिल जाएगी। अगर हम लोग गेम हार जाते हैं तो हमारे पास काफी समय होगा पुलिस को कॉल करने के लिए। ये सुन के रुआन कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं क्लूज ढूंढने में तुम्हारी मदद कर दूंगी, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द कंप्यूटर और फोन वापस कर देना। हालांकि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कुछ यूजफुल ढूंढ ही लूंगी। जियाओ कहता है ठीक है। फिर वो आगे कहता है पर उसे कैसे पता चला कि हम लोग अपने आइडेंटिटी को एक्सपोज करने से डर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऊया को डेथ सेंटेंस मिले। रुआन कहती है मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी रिपोर्टिंग देखी होगी, तुम हर बार कहते रहते हो कि ऊया को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जियाओ कहता है हाँ ये भी सच है, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो दिखने में कैसा है? रुआन कहती है नहीं, उसने फिर से पीछे से मेरे मुंह और नाक को कपड़े से ढक दिया था तो मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुलती है मैं एक छोटे से कमरे में थी। कमरे में एक कैमरा और एक रेडियो था। वो रोज मुझसे बात करने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करता था। खाना मुझे एक छोटे से छेद में दिया जाता था, मैं उसे बिल्कुल भी देख नहीं पाई थी। फिर वो आगे कहती है उसने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया था। तुमने पूछा था ना क्या हम दोनों फेमिलियर है? मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उससे यूज्ड टू हो चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे खुद को इसके बारे में रियलाइज तक नहीं है। जब मैंने अपना लास्ट मील किया था तब मैं बहुत ही ज्यादा स्लीपी फील करने लग गई थी और जब मुझे होश आया मैं तब यहीं पे थी। उसने जरूर मेरे खाने में कुछ दवाई मिलाई होगी। ये सब कुछ सुन के जियाओ कहता है ठीक है। रुआन कहती है पर तुमने अभी तक नहीं कहा कि तुम कैमरा क्यों खरीद रहे थे? जियाओ कहता है मैं उन कैमरा को घर के बाहर लगाने वाला था ताकि मैं जान सकूं कि रोड में कौन हमारे घर के ऊपर नजर रख रहा है। रुआन पूछती है क्या तुम दोबारा उन्हें खरीदने वाले हो? जियाओ कहता है नहीं, अभी वो पर्सन हिडन है, हमें उसे ज्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहिए। फिर वो आगे कहता है तुम थक गई होगी, तुम जाके रेस्ट करो। इसके बाद रुआन जियाओ को कमरे में छोड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जंगल में पुलिस छानबीन कर रही होती है। ताई कहता है हाँ ये सब कुछ कितना एनोइंग है, मुझे ही ओवर टाइम क्यों करना पड़ता है? मुझे जियाओ को शुरू से ही ऊया के केस के बारे में बिल्कुल भी कहना नहीं चाहिए था। अब पब्लिक को इन केस के बारे में डिस्कस करना बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं। तभी एक पुलिस डॉग एक जगह की खुदाई करने लगती है। ताई कहता है अब तुम किसी चूहे या फिर रेबिट को बाहर मत निकालना। फिर ताई भी फावड़े की मदद से उस जगह की खुदाई करने लगता है। वहाँ पे उसे एक लाश दफनाई हुई मिलती है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियाओ के ऊपर। वो वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका था। वो ड्रॉ में से रुआन का फोन निकालता है। रुआन ने उसे पासवर्ड बता दिया था, इसीलिए वो इजीली उसके फोन को अनलॉक कर लेता है। वो उसके फोन में वीचैट और सारे सेटिंग को चेक करने लगता है। फिर वो फोन के सेटिंग में क्लिक करता है और फिर देन वो पासपोर्ट पे क्लिक करता है। उसके सामने फोन क्लोनिंग इज ऑन का इंटरफेस दिखाता है। वहाँ पे उसे पासपोर्ट पूछ रहा था। ये देख के उसे शक होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जिस डेड बॉडी को बाहर खोद के निकाला गया था अभी उसे फोरेंसिक लैब पे लाया गया था। वो पर्सन एक मेल था और उसकी उम्र 20 साल से कम होगी। सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हुई थी। उसकी मौत 20 से 35 दिन पहले हुई थी और ये वही समय था जब रुआन भी मिसिंग हो गई थी। शायद इन दोनों के बीच कोई लिंक हो सकता है। उस डेड बॉडी के शरीर में नींद की गोलियां पाई गई हैं। किसी ब्लंट हथियार से उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। उसके बालों को भी पूरी तरह से काट दिया गया है। उसकी कलाइयों पर बंधे होने का निशान भी है। उसके दांत और नाखून निकाल दिए गए हैं। साथ ही उसके उंगलियों के निशान भी मिटा दिए गए हैं। ये सब कुछ सुन के एक लेडी पुलिस ऑफिसर पूछती है क्या मरने से पहले ये सब कुछ उसके साथ किया गया है या फिर मरने के बाद? जिस पे डॉक्टर कहती है दोनों। उसके फेस में कुछ इंजुरीज है जो कि हीलिंग होने का साइन दिखा रही है, स्पेशली लेफ्ट साइड में जो चोट लगी है। पर बाकी के इंजुरीज जो हीलिंग साइन नहीं दिखा रही है, जैसे कि दांत, नेल्स और फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ डेथ के बाद किया गया है। लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है जिसने भी ये खून किया है उसने इस
इस पर्सन का डीएनए को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है ताकि उसे आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत हो। तभी ऑफिसर ताई कहता है जिसने भी ये खून किया है वो जरूर पागल होगा, जिसपे वो लेडी पुलिस ऑफिसर कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑफिसर ताई कहता है चाहे कुछ भी हो फाइनली हमें एक बॉडी तो मिल गया, अब मैं कुछ दिनों तक ब्रेक ले सकता हूँ। इस पे लेडी ऑफिसर कहती है मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत की है, इसीलिए मैं किसी और को कह दूंगी रुआन की बॉडी को ढूंढने के लिए। तब तक तुम 2 महीने पहले जो भी मिसिंग रिपोर्ट्स आई है तुम उसकी छानबीन करो। अगर इस बॉडी के साथ कुछ भी मिसिंग रिपोर्ट्स मैचिंग कर गई तो हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी बाहर बहुत ही जोरों से बारिश हो रही होती है। रुआन की नींद सुबह के 10 बजे टूटती है। वो फ्रेश होकर किचन रूम जाती है पर वहाँ पे जियाओ नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो अभी मोबाइल रिपेयर दुकान पे था। वो दुकानदार से कहता है मैं फोन क्लोन पासवर्ड को भूल चुका हूँ, क्या अनलॉक करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दुकानदार फोन अनलॉक करने में उसकी मदद करता है। जब फोन अनलॉक हो जाता है वो फिर से पासवर्ड क्लिक करता है। फिर उसे होम स्क्रीन के ऊपर एक फाइल दिखाई देता है जिसका नाम लिटिल सीक्रेट में सेव था। ये देख के वो हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है ये क्या है। जब वो लिटिल सीक्रेट फाइल को ओपन करता है वो देखता है कि वहाँ पे रुआन ने एक डायरी लिखी हुई थी। वहाँ पे रुआन ने जियाओ के बारे में लिखा हुआ था कि वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, उसे प्रोफेशनल कहा जा सकता है। वो जब भी मेरे फोरहेड को पेट करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जियाओ को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है वो सब कुछ वहाँ पे लिखा गया था। फिर वहाँ पे रुआन ने ये भी लिखा था कि बर्थडे पार्टी के लिए उसने कैसे सब कुछ अरेंज किया था। ये सब कुछ पढ़ के वो स्माइल करने लगता है। फिर वो खुद को मिरर में देखता है और वो ब्लश करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अभी बाहर बारिश खत्म हो गई थी। जियाओ वापस घर पहुँच चुका था। वो अपने बैग से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालता है। फिर वो जियाओ को फोन देते हुए कहता है मैंने सारे इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया है, चलो अब हम दोनों साथ में ऊया को डेथ सेंटेंस देने के लिए एविडेंस इकट्ठा करते हैं। रुआन भी हंसते हुए कहती है ठीक है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शुरू से केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अभी उनके पास जो एविडेंस है वो है हान की गवाही और ऊया का वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें वो एक बड़े से सूटकेस को लेके बाहर निकल रहा था। पर हान के घर में जो खून लगा हुआ था वो बहुत ही कम था, इसीलिए उनका एविडेंस बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाता है। जियाओ कहता है अगर हम ऊया को डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं तो हम 3 चीज कर सकते हैं। फिर वो रुआन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है पहला है तुम्हारा डेड बॉडी। इस पे रुआन इरिटेट होकर कहती है ये बहुत ही बेकार आइडिया है। जियाओ कहता है ये जरूर काम करेगा। सेकंड है हमें एक वीडियो ढूंढना होगा जिसपे वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा होगा। इसके लिए हमें देखना होगा कहीं किसी ने ये रिकॉर्ड तो नहीं किया है। रुआन कहती है मुझे नहीं लगता कि हमें ये कहीं मिलेगी। रुआन कहता है मैं इसके बारे में छानबीन करूंगा। और तीसरी चीज है जो हमारे एविडेंस को पक्की मजबूती देगी। अगर हमें बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे तो ऊया अपराध स्वीकार करने में मजबूर हो जाएगा। ये सुन के रुआन कहती है ऊया अपना क्राइम एडमिट करेगा तो फिर मैं क्या करूंगी। जियाओ कहता है तुम कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पे मेजर कर रही थी, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद है? क्या तुम किसी के कंप्यूटर को हैक कर सकती हो? ये सुन के रुआन सोचने लगती है वो फिर से मुझ पे ट्रिक आजमा रहा है। वो कहती है वेल मुझे अभी भी याद है पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि कॉलेज में हमें हैकिंग के बारे में कुछ पढ़ाया गया था, शायद उन्होंने नहीं पढ़ाया है। फिर वो आगे कहती है पर अगर तुम मेरे लिए कुछ किताबें खरीद दोगे तो शायद मैं इसे सीख सकती हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियाओ उसके लिए बहुत सारे किताबें खरीद के लेके आ गया था। जियाओ चाहता था कि इन बुक्स को पढ़ के वो कंप्यूटर हैक करना सीख जाए। ऊया का कंप्यूटर और फोन दोनों पुलिस के हाथों में थी, इसीलिए उन्हें हैक करना डेंजरस हो सकता है। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं हान का कंप्यूटर हैक करने का। जियाओ उसे अपने फादर का कंप्यूटर भी हैक करने के लिए कहता है जो कि ऊया का डिफेंस लॉयर है। रुआन घर पे रह के कंप्यूटर हैक करना सीखने लगती है और इधर जियाओ घर से बाहर निकल के क्लूज को ढूंढने लगता है। इसके लिए वो आसपास मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरा को चेक करने लगता है। फिर एक दिन जियाओ रुआन से कहती है अगर हमें बहुत सारे एविडेंस मिल जाते हैं पर उन एविडेंस में कुछ डाउट रह जाती है तो शायद उसे डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा, इसीलिए तब हमें पब्लिक ओपिनियन की जरूरत होगी हमारे एडवांटेज के लिए। तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रुआन ने सक्सेसफुली ऊया के लॉयर के कंप्यूटर को हैक कर लिया था। वहाँ पे उसे बहुत सारे केसेस के फाइल मिलती है। जब वो रुआन के फाइल को ओपन करती है वहाँ पे उसे बहुत सारे जानकारियाँ मिलती है। ऊया ने अपनी गवाही पे ये कहा है कि उसने आखिरी मुलाकात हान के साथ 26 को की थी। उस दौरान हान ने उससे कहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इसके बाद वो हान का स्टेटमेंट पढ़ती है। हान ने भी ये कहा था कि आखिरी मुलाकात उसने ऊया के साथ जून 26 को की थी। उसने ऊया से कहा था कि हमें अलग रहना चाहिए। इसके बाद से और उस इंसिडेंट के पहले से उन दोनों के बीच कोई भी
मुलाकात नहीं हुई थी, ना ही कोई फोन कॉल्स हुआ था। ये पढ़ने के बाद रुआन हान और उया की पिक्चर देखती है जो जियाओ ने विंडो पे लगाई थी। जियाओ ने वहाँ पे ये भी लिखा था कि ये मर्डर 29 जून को हुई थी, पर वो फाइल के अंदर जो पिक्चर थी वो 28 को ली गई थी। रुआन सोचने लगती है अगर जून 26 से लेके 29 तक उन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई थी तो फिर जून 28 के फुटेज में वो किसके साथ थी। फिर अगले सीन में हमें एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जो हान अभी बना रही थी। उस वीडियो पे हान कहती है जरा देखते हैं रुआन किसके लिए प्रेजेंट प्रिपेयर कर रही है। रुआन अपना चेहरा छुपाते हुए कहती है तुम फिल्म क्यों कर रही हो, मैं कैमरा में अच्छी नहीं दिखती हूँ। हान कहती है ये तो ब्रेल ब्रेसलेट है ना, तुम उया को सिर्फ 2 हफ्तों से जानती हो और तुम उसके लिए ये ब्रेसलेट बना रही हो, क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई है। रुआन कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। हान कहती है तो इसका मतलब क्या है, तुमने एक बार कहा था कि इस ब्रेसलेट का एक स्पेशल मीनिंग है। रुआन कहती है मेरी ग्रैंडमा ने एक बार कहा था जब ये बेल रिंग होगा इसका मतलब ये होगा कि जिसने भी ये ब्रेसलेट को पहना होगा वो तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा। हम वीडियो में साफ देख पाते हैं कि हान के हाथों में भी वही सेम ब्रेसलेट थी। हान पूछती है तुमने ये ब्रेसलेट अब तक कितने लोगों को दिया है। रुआन कहती है सिर्फ 3 लोगों को, इसमें तुम और उया भी इंक्लूडेड हो। हान पूछती है तुमने 3rd ब्रेसलेट किसे दिया है। रुआन कहती है एक बचपन के दोस्त को जो मुझसे बड़ा है, हम दोनों पड़ोस में रहा करते थे। हान कहती है क्या ओल्डर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा पहला प्यार है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर है। रुआन कहती है हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, मेरे पास एक ग्रुप फोटो है, मैंने उसे डायरी में रखा था, जब तुम मेरे घर पे रहोगी मैं तुम्हें दिखा दूंगी। हान उसे चिढ़ाते हुए कहती है मुझे बताओ कौन तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और किसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। इस वीडियो को अभी रुआन देख रही होती है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड हान का चैट बॉक्स को हैक किया था। वहाँ पे उसे उस दिन की चैट भी मिलती है जब हान ने उसे डिनर पे इनवाइट किया था। फिर जून 29 को लगभग 7 बजे रुआन मैसेज करती है मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे घर के दरवाजे के पास पहुंच चुकी हूँ। फिर जुलाई 7 तारीख को हान उसे मैसेज करती है तुम कहाँ पे हो, क्या तुम जिंदा हो। हान के सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद वो दूसरा कंप्यूटर ऑन करती है जिसपे उसने लॉयर का कंप्यूटर को हैक किया था। वहाँ पे उसे एक वीडियो क्लिप मिलती है जहाँ पे हान कहती है मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहती हूँ, मुझे जितना कहना था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो। वो ये सब कुछ उया के लॉयर को बता रही थी जो कि असल में जियाओ का फादर था। लॉयर कहता है दूसरों पर झूठा आरोप लगाना और मनगढ़ंत कहानी बनाना ये अपराध है, इस अपराध के लिए तुम्हें 3 सालों तक जेल भी हो सकती है। रुआन कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं किस पे झूठा आरोप लगा रही हूँ। लॉयर कहता है तुमने मुझे जो स्टोरी बताई है मुझे उस पे ज्यादा बिलीव नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये है कि तुमने कहा था कि उस दिन रुआन और उया के बीच कुछ झगड़ा हो गया था, पर तुमने मुझे मेंशन नहीं किया कि उन दोनों के बीच किस बात को लेके झगड़ा हुआ था, जिसपे हान हिचकिचाते हुए बोलती है मैं भूल गई। फिर लॉयर उसे आगे पूछता है सेकंड बात मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने तो कहा था जून 26 के बाद से तुम उया से नहीं मिली थी क्योंकि तुम दोनों ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके थे, पर जून 29 को तुम एक पर्सन से मिली थी, ये पर्सन कौन था, मुझे सच बताओ। पर तभी वहाँ पे हान की मदर आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है तुम कौन हो। फिर हान अपनी मोम के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉयर उस पिक्चर को दिखाते हुए उया से पूछता है क्या ये तुम हो। उया कहता है हाँ ये मैं हूँ। लॉयर कहता है मैं तुम्हारा डिफेंस लॉयर हूँ, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। उया कहता है मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं भूल गया था उस दिन मैंने उससे मुलाकात की थी और मैंने उससे कहा था क्या हम दोनों फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फिर लॉयर आगे पूछता है रुआन तुम्हें लाइक करती थी ना। उया कहता है हम दोनों इतने करीब नहीं थे। लॉयर कहता है पर एक क्लर्क ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें एक प्रेजेंट दिया था। उया कहता है देखा जाए तो फैंस मुझे हमेशा प्रेजेंट दिया करते थे। फिर वो आगे कहता है ओह मुझे अभी याद आ रहा है उसने मुझे एक बेल ब्रेसलेट दिया था पर मुझे वो पसंद नहीं आया इसीलिए मैंने उस ब्रेसलेट को किसी और को दे दिया। फिर वो आगे कहता है मुझे पता नहीं वो मुझे दुश्मन की नजरों से क्यों देखने लगी, पता नहीं उसने मुझे इस इंसिडेंट में फ्रेम क्यों किया जबकि हम दोनों रियली बातचीत करते थे। ये सुन के रुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लैपटॉप बंद करते हुए कहती है मुझे पता नहीं हान उसे कोऑपरेट क्यों कर रही है, वो तुम हो जो कि दूसरों को फ्रेम कर रहा है। फिर वो दूसरे लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगती है और कहती है मैं डेफिनेटली फिगर आउट करके रहूंगी आखिर तुम दोनों क्या छुपा रहे हो। वो फिर से हान का चैट बॉक्स ओपन करती है और देखती है कि 28 जून को उसने और किसके साथ बातचीत की थी। वहाँ पे वो देखती है कि हान ने एक पर्सन कोंग ताई जू के साथ उस दिन बातचीत की थी। वो सोचने लगती है ये पर्सन कौन है।
अगले सीन में हमें जियाओ को दिखाया जाता है। अभी वो एक दरवाजा खोल रहा था, पर तभी उसका दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। जब वो फोन को पॉकेट से बाहर निकालता है तब बेल की आवाज सुनाई देती है। अब ये बेल उसे रुआन ने दिया है या फिर किसी और ने, ये तो हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा। रुआन ने उसे कॉल किया था। वो कहती है कि मुझे कुछ मिला है।